चलिए, स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग साइंस क्लास 10th का देख रहे थे। ठीक है, आज पार्ट 2 देखेंगे धातु एवं अधातु का। ठीक है, धातु एवं अधातु का क्या देखेंगे आज पार्ट 2। तो उसमें मैंने बोला था सक्रियता श्रेणी के बारे में जानना है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? ठीक है, इसको देखिए, वह श्रेणी जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही अवरोही मतलब क्या होता है बाबू? घटते क्रम में। ठीक है, यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। सक्रियता श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें धातु को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही यानी घटते क्रम, बचपन में पढ़े है ना, बढ़ते क्रम घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। अब बढ़ते क्रम का मतलब छोटे से बड़ा। तो इसको सजाया गया है घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है, अब इस चीज को आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम अगर सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है तो कौन सा है? पोटेशियम। याद रखिएगा। के से क्या होता है? पोटेशियम। Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर जिसे आप तांबा कहते हैं, मरकरी पारा, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। ठीक है, तो ये नाम भी मैंने लिख दिया। देखिए, सबसे अधिक अगर क्रियाशील है पोटाशियम, हमेशा याद रखिएगा। ऐसा कौन सा धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील है? तो कौन सा? पोटेशियम। उससे कम सोडियम, उससे कम भाई कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अब मध्यम क्रियाशील कौन है? जिंक, आयरन। इससे पहले आपने पढ़ा था पिछले पार्ट 1 में, तो उसमें जिंक और आयरन के साथ अभिक्रिया होता है, जिसमें आयरन को हटा दिया था। कौन गया था? जिंक। क्यों आया था? क्योंकि जिंक क्या है? उससे ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, और ये देखिए सबसे कम क्रियाशील Au Ag, सोना और चांदी, ये क्रियाशील बहुत कम क्रियाशील होते हैं। समझ में आया आप लोग को सक्रियता श्रेणी? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। धातु एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं आपस में? जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया कैसे करती है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर घनायन बनाते हैं। इससे पहले एक लाइन और जान लीजिए, छूट गया। ठीक है, तो वो आप लोग खुद समझते होंगे, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई भी धातु अपने कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या को पुराता है। आपको पता होगा एक फॉर्मूला 2n² से, 9th में पढ़े होंगे 2n²। यानी अगर n का मतलब क्या होता है? कक्ष की संख्या। अगर पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसको निकालना है तो किससे निकलेगा? 2n² फॉर्मूला से। कहिए कैसे? वो देखिए, 2 गुने पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा निकालना है? 1 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 एकम 2। तो पहले कक्ष में जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब दूसरे कक्ष में कितना लेगा? तो आपको सिर्फ कौन सा कक्ष निकालना है बाबू? दूसरा। तो यहाँ पे 2 लिखिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी 4 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 8। यानी दूसरे कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितने होगी? 8। समझ में आया आप लोग को? 1 2 3 4 5 6 7 1 8। कोई दिक्कत नहीं। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा जब भी होगी तो 2, और दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, धातु संयोजकता कोष से, धातु जब संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी मान लीजिए कोई धातु है वो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा? घनायन, प्लस बनेगा। ठीक है, यानी प्लस भी लग जाएगा, घनायन बनाएगा। ठीक है, और अधातु, कौन सा? अधातु, ये जिस इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा यानी लेगा, क्या बनाएगा? ऋणायन। समझ में आपको? धातु अगर देगा तो प्लस, अधातु अगर लेगा तो क्या लग जाएगा भाई? माइनस। और देखिए, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा बनते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। वैसे धातु और, ठीक है, वैसे धातु या यौगिक कह दीजिए। ठीक है, यौगिक बना धातु और अधातु के मिश्रण से क्या बनता है? यौगिक बनता है। जिसमें धातु, यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण हो। ठीक है, उसे यौगिक कहते हैं। तो ऐसा यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया और लिया, बनता है, तो उसे क्या कहेंगे बाबू? आयनिक यौगिक। तो उसे क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक। समझ में आया आप लोग को? अब देखिए, NaCl का हम लोग निर्माण करते हैं। सोडियम, आपको पता है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी? 11। तो कैसे लिखेंगे? पहले कक्ष में कितना लेगा? 2, दूसरा कक्ष मैंने बताया ना आपको निकालने के लिए। फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजकता कोष किस नियम से निकलता है? 9th में पढ़े हैं, 10th में चौथा चैप्टर में भी आप इसके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, तो दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना लेगा? 8। पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तो 8 तो 10, बचा कितना? 1।
समझ में आ रहा है आपको? और देखिए क्लोरीन का कितना होता है भाई 17, तो पहले कक्ष में 2 लेगा, दूसरे में 8 लेगा, बचेगा कितना 7, यानी 8 2 10, बचा कितना 7 17। समझ में आया आपको? अब देखिए इसके पास एक बचा है, सोडियम क्या है धातु, ये क्या करेगा अधातु देगा। तो देखिए यहाँ पर 7 है, ये इसको दे देगा तो कितना हो जाएगा 8, इसका भी काम हो जाएगा और इसका भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सोडियम 2 8 और क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 8 2 10 1 11, तो सोडियम दे रहा है, क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है दे रहा है, तो कौन सा चार्ज लग जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया। अब क्लोरीन का कितना होता है 2 8 7, क्लोरीन ने ये इससे इलेक्ट्रॉन क्या किया ले लिया, तो क्लोरीन किस में हो गया बाबू माइनस में 2 8 8। समझ में आया बात, दोनों का कक्ष पूरा हो गया। तो इस तरह से NaCl का निर्माण होता है। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप लोग देखिएगा करने का जरूरत क्या भाई याद क्यों है, तो देखिए सोडियम Na, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, और उसके बाद यहाँ क्लोरीन है, इसके पास कितना था बाबू 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका कक्ष पूरा नहीं हो पा रहा है, तो सोडियम क्या करेगा इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कितना हो गया बाबू 8। अब इसका कक्ष क्या हो गया पूरा, तो सोडियम ने क्या किया दिया, क्या हो जाएगा प्लस, क्लोरीन ने क्या किया लिया, क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से हम NaCl का निर्माण कर सकते हैं। आप एक और निर्माण करके घर पे देख लीजिएगा, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड का उदाहरण दिया हुआ है, आप लोग को समझ में आ गया? कहीं से कोई दिक्कत है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पन्ने से। चलिए आगे अब देखिए, आपने आयनिक यौगिक पढ़ा अभी। आयनिक यौगिक क्या है, एक ऐसा यौगिक है ना, आपने जो पढ़ा अभी, जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं उसे क्या कहते हैं आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, इसके गुण क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसकी भौतिक प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति देखेंगे जो NaCl बनाई कैसे बना, इसका भौतिक गुणधर्म क्या है। ठीक है, ये कैसे होता है, ठोस कठोर एवं भंगुर, ठोस कठोर एवं भंगुर, यानी भंगुर मतलब मजबूती ज्यादा होता है पर दाब देने के बाद क्या होता है टूट जाता है। तो देखिए दाब डालने पर टुकड़ों में क्या होते हैं टूट जाते हैं, जो कौन सी बनते हैं आपके आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक समझ रहे हो, जो धातु और अधातु के आदान प्रदान से है ना, आयन के आदान प्रदान से, आयनी आदान प्रदान किया ना प्लस और माइनस, उस जैसे NaCl कैसा होगा ठोस होगा कठोर होगा और कैसा होगा भंगुर, और उस पर ज्यादा दाब डालेंगे तो क्या हो जाएगा टूट जाएगा। समझ में आया आप लोग को। इसका गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो अधिक होता है, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है बाबू अधिक होता है। घुलनशीलता, ये जल में घुलनशील लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील। जल में ये आसानी से मिल जाएंगे पर पेट्रोल और क्रासन तेल में यानी केरोसिन तेल में जब आप इसको मिलाइएगा किसको आयनिक यौगिक को, तो घुलनशील नहीं होंगे। विद्युत की चालकता की बात करें तो यह जलीय विलयन एवं गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। किस किस रूप में, गलित रूप में और जलीय विलयन में, समझे बात को, लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति। अगला जो हमारा हेड पॉइंट है धातुओं की प्राप्ति। तो देखिए धातुओं की प्राप्ति कैसे हुई, तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज की। तो देखिए पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाए जाने वाले, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, किस रूप से, प्राकृतिक रूप से, जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया तत्व और यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, अब अयस्क किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं बाबू। तो कुछ खनिजों में धातु काफी मात्रा में होती है। अयस्क किसे, ये 1 नंबरा या 2 नंबरा में आपके एग्जाम में पूछता है, इस वजह से इस पे थोड़ा डेफिनेशन ध्यान समझिएगा आप लोग। कुछ खनिजों में धातु क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, जिसे निकालना क्या लाभकारी होता है, जिसे क्या कहते हैं, देखिए कुछ नहीं सीधा, कुछ धातु में, कुछ खनिजों में, ठीक है, कुछ खनिजों में धातु क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, और उसे क्या कहते हैं बाबू, अयस्क कहते हैं। समझ में आया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग गैंग पर। ठीक है, तो गैंग क्या है, तो पृथ्वी से निकाले गए, ठीक है, पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में, अब मान लीजिए अभी आपने खनिज पाया, अब क्या पाया, अयस्क पाया, तो इस अयस्क को जब आप निकालते हो तो उसमें शुद्ध मात्रा में तत्व नहीं होता, उसमें रेत होता है, मिट्टी होता है और बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। समझ में आया आप लोग को।
यानी अयस्कों में जो रेत बालू मिट्टी जो अशुद्धियां पाई जाती है उसे क्या कहते हैं बाबू? गैंग। बहुत बारी क्वेश्चन आपका पूछा गया बिहार बोर्ड में, ठीक है। गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में क्या क्या मिलता है हमें? रेत मिट्टी और अशुद्धियां, उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब बात करते हैं धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। और ये जो धातु की प्राप्ति हुई ये तो आप समझ गए कहां से आ रहा, पर इसको प्राप्त करने के लिए हमें 3 स्टेप लेने पड़ते हैं, यानी 3 चरण में जाना पड़ेगा। समझे बात को? तो सबसे पहला चरण है हमारा धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। क्या करेंगे हम? धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि ये जो क्रियाशील अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ये मध्यम क्रियाशील धातु है और ये कम क्रियाशील धातु है, ये आपको पता है। अभी आपने सक्रियता श्रेणी में देखा। अब देखिए ये जो आपके अधिक क्रियाशील धातु हैं, कौन से अधिक क्रियाशील? ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते, ध्यान रखिएगा। पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। किसके थ्रू मिलते हैं? विद्युत अपघटन। जब इन्हें विद्युत में डाला जाता है, तोड़ा जाता है विद्युत में डाल के, तब जाके हमको ये क्या मिलते हैं? शुद्ध रूप में मिलते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। उसके बाद ये जो मध्यम क्रियाशील आपके धातु है जिंक लोहा पीबी यानी लेड कॉपर, ये क्या करता है? कार्बन के उपयोग से उपचयन किया जाता है। इसमें कार्बन का उपयोग करके उसको क्या किया जाता है? अपचयन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कम क्रियाशील जो धातु होते हैं जैसे AgAu, ये प्राकृतिक रूप से मिलता है, यानी इसको आप कह सकते हैं स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। कोई दिक्कत? सोना चांदी जो आपका क्या प्राकृतिक का है या स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। समझ में आया आप लोग को? तो आपने धातुओं का निष्कर्षण यहां देख लिया, ठीक है। तो देखिए ये इसके बारे में और जानेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, विद्युत अपघटन कैसे मिलते हैं, ठीक है, कैसे इसका निर्माण होता है, इस सब को हम एक एक करके मतलब अधिक क्रियाशील मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील तीनों के बारे में फुल्ली डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अभी हम लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं। इसका दूसरा नंबर जो है, दूसरा स्टेप 2, अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्क का क्या करेंगे? समृद्धिकरण करेंगे। यानी देखिए अयस्कों को गैंग से क्या करेंगे? हटाना। यानी अयस्क जो आपका होता है उसमें जो गैंग होते हैं, गैंग आपको मैंने बताया क्या होते हैं? रेत मिट्टी अशुद्धियां पाई जाती हैं, उसको क्या करेंगे? हटाएंगे। यानी उस अयस्क का समृद्धिकरण करेंगे। समझ में आया आप लोग को? तो ये स्टेप 2 था। और स्टेप 1 का ही और सारा भाग है, मतलब अधिक क्रियाशील मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील। इस सब के बारे में बढ़िया से हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों में शेयर करें, बार बार बोलना ना पड़े, ठीक है। आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए जल्दी से जल्द 1000 सब्सक्राइब पूर्ण जाए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले बार।